नया रास्ता पाठ 9 प्रश्नोत्तर। मीनू अभी अपनी पढ़ाई में तल्लीन थी कि अचानक उसे ख्याल आया कि परसों उसे नीलिमा की शादी में जाना है। नीलिमा उसे कुछ दिन पहले आने को कह गई थी। प्रश्न पहला, नीलिमा ने मीनू को कुछ दिन पहले क्यों बुलाया था? मीनू के लिए यह संभव क्यों नहीं था? नीलिमा ने मीनू को शादी में कुछ दिन पहले आने के लिए कहा ताकि वह कुछ समय अपनी सहेली के साथ बिता सके और मीनू शादी की तैयारियों में नीलिमा की मदद कर सके। परंतु मीनू के लिए कुछ दिन पहले जाना संभव नहीं था क्योंकि इतने अधिक दिन पढ़ाई का नुकसान वो नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने एक दिन पहले ही शादी में जाने का निश्चय किया। प्रश्न 2, मीनू ने विवाह में जाने के विषय में क्या निर्णय लिया तथा क्या उपहार खरीदा? मीनू ने विवाह में जाने के लिए एक दिन पहले ही जाने का निश्चय किया। उसने अपनी सहेली के विवाह उपलक्ष्य पर एक दीवार घड़ी भेंट के स्वरूप खरीदी, उपहार के स्वरूप खरीदी। प्रश्न 3, स्टेशन पर मीनू को कौन मिला? वह वहां क्यों आया था? उसके कहने पर मीनू ने क्या किया? स्टेशन पर मीनू को अशोक मिला जो कि नीलिमा का भाई है। वह अपनी मौसी को लेने स्टेशन आया था। मौसी बस से आने वाली थी परंतु मौसी उस बस में नहीं आई और मीनू को वहां पर अशोक दिखाई दे दिया। अशोक ने मीनू को आग्रह किया कि वह उसके कार में अपना सामान रख दे और वो उसे घर छोड़ देगा। पहले तो मीनू रिक्शे में अपना सामान रख रही थी परंतु अशोक के आग्रह पर उसने सामान रिक्शे में रख दिया। प्रश्न 4, नारी जीवन को लेकर मीनू के मस्तिष्क में कौन कौन से प्रश्न उठते थे? नारी के विषय में लेकर मीनू हमेशा सोचती, क्या हमारे भारतीय समाज में नारी सदैव पुरुषों की दासी बनकर रहेगी? क्या हर लड़की अपने माता पिता के लिए अभिशाप बनकर रह जाएगी? क्या लड़की को यह भी अधिकार नहीं कि वह अपना जीवन अपने ढंग से व्यतीत कर सके? ऐसे अनेक प्रश्न मीनू के मस्तिष्क में उठते। उसके हृदय में तूफान उठता कि वह लड़की ज़रूर है पर उसमें इतनी हिम्मत, इतना साहस है कि वह कुछ बन सके, जीवन में अपने लिए कुछ लक्ष्य हासिल कर सके। अवतरण 2, हमारे भारतीय समाज में क्या नारी सदैव पुरुषों की दासी बनकर रह सकेगी? हर लड़की अपने माता पिता के लिए अभिशाप बनकर रह जाएगी? क्या लड़की को यह अधिकार नहीं कि वह अपना जीवन अपने ढंग से व्यतीत कर सके? प्रश्न पहला, मीनू के मन में कौन कौन से विचार उठ रहे थे? मीनू हमेशा यही सोचती कि क्या सच में हमारे भारतीय समाज में लड़की और लड़के का अधिकार समान क्यों नहीं है? क्या वह पुरुषों की दासी बनकर रहेगी? क्या वह माता पिता के लिए अभिशाप बनकर रह जाएगी? उसे अपना जीवन अपने तरीके से जीने का अधिकार क्यों नहीं है? ये सारे प्रश्न मीनू के मन में उठते और वह ये सोचती कि वह लड़की ज़रूर है पर उसके अंदर भी इतनी हिम्मत, इतना साहस है कि वह भी कुछ बन सके। प्रश्न 2, उपर्युक्त पंक्तियां किस समस्या को इंगित करती है? उपर्युक्त पंक्तियां हमारे भारतीय समाज में फैली कुप्रथाओं और उनके रीति रिवाजों को इंगित करती है। भारतीय समाज में दहेज नामक एक बड़ी कुप्रथा है जिसके कारण लड़कियों को बोझ माना जाता है। लड़के और लड़की के बीच भेदभाव किया जाता है। स्त्रियों को पुरुषों के अधीन माना जाता है। लड़का ही पैसा कमा सकता है, वंश आगे बढ़ा सकता है। लड़कियों को समान अधिकार नहीं दिए जाते, ना ही आज़ादी दी जाती है। उन्हें शिक्षित नहीं किया जाता। ये सारी समस्याएं इन पंक्तियों से पता चलती हैं कि आज भी लड़कों को श्रेष्ठ मानने की मानसिकता के कारण लड़कियों को कितनी ही समस्याओं से गुजरना पड़ता है। प्रश्न 3, उपर्युक्त अंश के संदर्भ में भारतीय समाज में नारियों की दशा का चित्रण कीजिए।
भारतीय समाज में आज भी लड़की को लड़के के बराबरी का अधिकार नहीं दिया जाता। उन्हें लगता है कि लड़की तो चूल्हा चौका बर्तन करने के लिए ही है, एक दिन उसकी शादी हो जाएगी तो उसे पढ़ाना लिखाना क्यों है। इसलिए न उसे पढ़ाया जाता है, न उसे शिक्षित किया जाता है। उन्हें तो पुरुषों के अधीन मानकर उन्हें तुच्छ माना जाता है। उन्हें लगता है, भारतीय समाज में सोचते हैं कि लड़की तो पराया धन है, एक दिन तो अपने ससुराल जानी है, इसीलिए उसका कोई महत्व नहीं माना जाता। इसीलिए लड़कियों की दशा बड़ी ही दयनीय हो गई है, क्योंकि उन्हें शिक्षित नहीं किया जाता, उन्हें स्वावलंबी नहीं बनाया जाता। लड़कियां बोझ मानी जाती हैं। प्रश्न चौथा, सफल होने के लिए किन गुणों का होना आवश्यक है? सफल होने के लिए आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, संकल्प, सहनशीलता, धैर्य, परिस्थितियों से हार न मानने की सोच, ये गुण आवश्यक है। तभी इंसान निडर होकर, साहसी होकर, विषम परिस्थितियों लड़कर आगे बढ़ सकता है। अवतरण 3। कितनी सुखद अनुभूति हुई मीनू को। हॉस्टल में तो सुबह सुबह अपने आप ही चाय बनाकर पीनी पड़ती है, और फिर माँ के प्यार की बात ही कुछ और होती है। निस्वार्थ निश्चल प्रेम होता है माँ का। प्रश्न पहला, कहाँ आकर मीनू को सुखद अनुभूति हुई? मीनू जब मेरठ से मीरापुर आई, नीलिमा की शादी के लिए जब वो अपने घर आई, तब उसे बड़ी ही सुखद अनुभूति हुई। जब वह सुबह उठी तब किस तरह से माँ ने बड़े प्यार से उसके लिए चाय बनाई, उसके लिए सूजी का हलवा बनाया, ये सब देखकर मीनू को बड़ी ही सुखद अनुभूति हुई। प्रश्न 2, इससे पहले वह कहाँ पर थी तथा क्यों? इससे पहले मीनू मेरठ में वकालत की पढ़ाई कर रही थी। उसे अपना लक्ष्य पूरा करना था, उसे जीवन में वकील बनना था, कुछ बन दिखाना था। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए, सफल वकील बनने के लिए उसने मेरठ में वकालत की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया था। हॉस्टल में उसे सबसे प्रिय कौन था? परिचय दीजिए। हॉस्टल में सबसे प्रिय उसकी सहेली थी माया, जो कि अलीगढ़ की रहने वाली है। वह भी लॉ कॉलेज में उसके साथ ही पढ़ती है। वह निस्वार्थ भाव से मीनू से प्रेम करती है। जब मीनू बीमार पड़ती है तो किस तरह से वह माँ की तरह उसकी देखभाल करती है। परीक्षाएं होते हुए भी वह अपनी परीक्षाओं को ध्यान न देते हुए वह मीनू के लिए दवा, चाय, ये सब चीज़ों का बंदोबस्त करती है। तो इसीलिए माया मीनू को सबसे प्रिय है, क्योंकि वह बहुत ही अच्छी सहेली है। प्रश्न 4, निस्वार्थ निश्चल प्रेम होता है माँ का? विशिष्ट संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। सच में माँ की ममता कितनी ही निस्वार्थ और निश्चल होती है। माँ को हम बच्चों से कोई उम्मीद नहीं होती, वो कोई कुछ नहीं चाहती वो हमसे बदले में। जब वो हमें प्यार करती हैं, जब हमें वो दुलार करती हैं, तो बदले में उसकी कोई अपेक्षा नहीं रहती। किस तरह से जब मीनू अपने घर आती है तो किस तरह से माँ बड़े प्यार से, जैसे ही मीनू नींद से उठती है और उसके लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करती है, उसे चाय देती है, तब मीनू को लगता है कि सच में माँ की ममता का कोई मोल नहीं है। क्योंकि माँ जो हमारे लिए करती है उसमें कोई अपेक्षा नहीं रहती, कोई भेदभाव नहीं रहता, बस वो तो अपनी ममता लुटा देती है हम पर। नीलिमा के घर जाने के लिए मीनू ने जब तैयार होकर दर्पण में स्वयं को देखा तो उसके मन में क्या विचार आए? मीनू जब तैयार होकर दर्पण में स्वयं को देख रही थी तो गेहुआ रंग होने पर भी उसके तीखे नाक नक्श उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। परंतु मीनू के हृदय में हीन भावना के कारण वह अपने आप को कभी सुंदर ही नहीं समझ पाती थी। पर आज दर्पण में निहारते हुए उसे आभास हुआ कि वह बदसूरत तो नहीं। इसके उपरांत मीनू ने गीत प्रस्तुत किया। उसकी मधुर आवाज ने सबका मन मोह लिया। प्रश्न पहला, किसके उपरांत मीनू ने गीत प्रस्तुत किया? गीत प्रस्तुत करने का क्या प्रयोजन था? जयमाला की रस्म के समय
के बाद मीनू ने गीत प्रस्तुत किया। नीलिमा के विवाह में जब जयमाला की रस्म हुई उसके बाद मीनू ने गीत प्रस्तुत किया। जयमाला के उपरांत मीनू ने गीत सुनाया। मीनू ने गीत प्रस्तुत किया क्योंकि उसकी घनिष्ठ सहेली नीलिमा का विवाह था। वह अपनी सहेली की शादी में अपनी खुशी व्यक्त करते हुए यह गीत प्रस्तुत करती है। प्रश्न 2, मीनू के मधुर गीत को सुनकर सबकी क्या प्रतिक्रिया हुई? उसके मधुर गीत की प्रशंसा विशेष रूप से किसने और किस प्रकार से की? मीनू के मधुर गीत की प्रशंसा ने सबका मन मोह लिया। मीनू के मधुर गीत ने सबका मन मोह लिया और हर कोई ताली बजाकर उसकी प्रशंसा कर रहा था। उसके गीत की प्रशंसा विशेष रूप से अमित ने की। अमित ने मीनू से कहा कि उसकी आवाज़ बहुत मधुर थी और उसने बहुत ही सुंदर गीत सुनाया। प्रश्न 3, अपने गीत की प्रशंसा सुनकर मीनू पर क्या प्रभाव पड़ा? अमित के मुंह से अपने गीत की प्रशंसा सुनकर मीनू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके हृदय में कोई प्रसन्नता नहीं हुई, उसे कोई खुशी की अनुभूति नहीं हुई। उसका हृदय पीड़ा से अकुला उठा और उसके मन में द्वेष भावना उत्पन्न हुई उन अमानवीय लोगों के लिए जिन्होंने पैसों के लिए उसका दिल तोड़ा, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। उसके परिवार को भी अपमानित होना पड़ा था। इसीलिए मीनू को जरा भी प्रशंसा अच्छी नहीं लगी। प्रश्न 4, मीनू को उदास देखकर उसके माँ के मन में कैसे कैसे विचार उठने लगे। मीनू का उदास चेहरा देखकर माँ को लगा कि शादी के अवसर पर शायद मीनू को फिर अतीत की स्मृतियां ताज़ा हो आई हैं। शायद किसी ने उससे उसके शादी के बारे में बात कर ली हो और शायद माँ को ऐसा भी लगा कि अपनी सहेली को दुल्हन बने देखकर उसे कुछ बातें याद आ गई हों और हो न हो किसी ने ज़रूर उसके शादी के विषय में भी ज़रूर कुछ न कुछ बात छेड़ी होगी। इसीलिए मीनू को उदास देखकर माँ के मन में ये सारे विचार उठ रहे थे। मीनू के इस व्यवहार से अमित को क्या आभास हुआ? वह मीनू से बात करने के लिए क्यों उत्सुक था? जब अमित ने मीनू के गीत की प्रशंसा की तब अमित को देखकर वह एक पल भी वहां नहीं रुकी और अंदर चली गई। इससे अमित को आभास हुआ कि मीनू उससे बहुत ज्यादा नाराज थी। वह मीनू से बात करने की उत्सुक था। वह मीनू से बात करके बहुत सारी बातों का खुलासा करना चाहता था। अमित को भली भांति पता था कि उसके परिवार वालों ने ही मीनू के साथ धोखा किया था और अमित अपनी गलती की माफ़ी मांगना चाहता था और सारी सच्चाई बताकर सारी गलतफहमियां दूर करना चाहता था। तभी अचानक उसके हृदय में पीड़ा का एक तार झंझना उठा। उसे अनुभूति हो आई कि काश वह भी नीलिमा की तरह सुंदर होती। इस वाक्य का संदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए या व्याख्या कीजिए। जब वह नीलिमा की शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी तब उसे भी लगा कि काश वह भी नीलिमा की तरह सुंदर होती, क्योंकि नीलिमा इतनी सुंदर थी इसलिए उसकी शादी हो रही थी। और मीनू के मन में तो यह हीन भावना थी कि वह सुंदर नहीं है। कद की छोटी और सांवले रंग की होने के कारण न जाने कई बार लड़कों ने उसका शादी के लिए रिश्ता ठुकरा दिया था। इसीलिए जब वह अपनी सहेली के लिए सोचती तो उसे लगता कि सच में नीलिमा कितनी सुंदर है। विदाई के समय एक नवविवाहिता लड़की की मनस्थिति का वर्णन कीजिए। विदाई के समय एक नवविवाहिता की लड़की के मन में
अपने नए जीवन साथी के मिलने की कल्पना मात्र से ही उसका रोम रोम पुलकित हो उठता है। वह अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रही है, यह सोचते ही उसका मन आनंद से भर उठता है। परंतु दूसरे ही क्षण विदाई के समय एक नवविवाहिता लड़की का मन काफी दुखी भी रहता है। उसे लगता है जिस घर में वह पली बड़ी, अपना बचपन बिताया, माता पिता भाई बहनों का प्यार दुलार पाया, आज विदाई के समय सब कुछ पराया होने जा रहा है। उसे उसे अपने अपनों को छोड़ने का बड़ा दुख महसूस होता है। अब उसके माता पिता का घर उसके लिए पराया हो गया है। जिस ससुराल में वह जा रही है, वहाँ के लिए भी उसके मन में आशंका बनी रहती है कि क्या उसे वही प्यार दुलार, वही आज़ादी, वही स्नेह मिलेगा जो उसे अपने मायके में मिलती है। न जाने कैसे होंगे लोग। नए घर की सोच के बारे में सोचते ही यही सब लड़की की मनोस्थिति होती है। विदाई का समय माता पिता के लिए दुखदायी क्यों होता है? विदाई का समय माता पिता के लिए बड़ा ही दुखदायी होता है, क्योंकि जिस लड़की को वे पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, स्नेह देते हैं, जिस आंगन में खेलकर वो बड़ी होती है, आज शादी होते ही, विदाई होते ही वह उसके लिए पराया हो जाता है। उसे अपने ससुराल का घर ही अपना मानना होता है, उसे अपने पति के घर जाना होता है। इसीलिए विदाई का समय माता पिता के लिए बड़ा ही कष्टदायक होता है। विदाई के समय मीनू नीलिमा के घर देर से क्यों पहुंची? दोनों आपस में किस प्रकार मिली? विदाई के समय मीनू नीलिमा के घर देर से पहुंची क्योंकि वह देर रात तक अमित और उसके परिवार वालों के अमानवीय और धोखाधड़ी के बारे में सोचती रही और अमित की हिम्मत के बारे में सोच रही थी कि उसने भी इस बुरे व्यवहार में अपने माता पिता का साथ दिया। इन सभी कारणों के कारण वह सुबह रात में ठीक से सो नहीं पाई और सुबह देर से उठी। दोनों सहेलियां आपस में लिपटकर खूब रोई। तकिए में मुंह छुपाए मीनू अमित के बारे में क्या सोचती रही? तकिए में मुंह छुपाए मीनू अमित के बारे में यह सोचती रही कि जब वो उसे देखने आया था तो कितने प्यार से बातें कर रहा था। उसकी बातों से तो बिल्कुल स्पष्ट था कि मीनू उसे पसंद है, पर फिर क्या हुआ? उसे सिर्फ पैसे के लिए दूसरी लड़की से शादी के लिए तैयार हो गया। यदि उसके माता पिता ही पैसा लेने के पक्ष में थे तो क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उनका विरोध कर सकता? यदि उन्हें पैसे वाले घर में रिश्ता करना था तो आशा के रिश्ते के लिए उन्होंने क्यों लिखा? ये सब प्रश्न मीनू के मस्तिष्क में बार बार आते, परंतु इन सब प्रश्नों का उसके पास कोई उत्तर नहीं था। अमित मीनू से बात क्यों न कर सका? जब अमित ने उसके गीत की प्रशंसा की तो मीनू को उसकी प्रशंसा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह तुरंत वहां से निकल गई। अमित चाहता था वह उससे बात करे, सारी गलतफहमियां दूर करे, परंतु मीनू वहां पर एक पल के लिए भी रुकी नहीं। इसीलिए अमित मीनू से बात न कर सका, अपनी गलतफहमियां न दूर कर सका। अमित के माता पिता ने मीनू के साथ कैसा व्यवहार किया था? अमित के माता पिता ने मीनू के साथ साथ उसके परिवार को भी धोखा दिया था। उन्होंने क्रूर योजना बनाकर आशा का हाथ मांगा था, जबकि उन्होंने पैसों की लालच में आकर धनीमल जी की लड़की सरिता के साथ रिश्ता तय कर दिया था। उन्होंने मीनू और उसके परिवार के साथ छल कपट, धोखा और अमानवीय व्यवहार किया था। यह अमित भली भांति जानता था।